आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? शब्दकोश यानी डिक्शनरी, डिक्शनरी से सहायता नहीं मिलेगी लिखा है। पहला ऑप्शन है उच्चारण में सुधार, यानी आपको अपने प्रोनाउंसिएशन में अगर सुधार करना है, शब्द संपदा में सुधार करना है, यानी आपका जो वोकैब है वो बढ़ जाए, वर्तनी यानी स्पेलिंग सही क्या है तो उसके लिए भी आप डिक्शनरी का कई बार प्रयोग करते हैं, लिखावट में सुधार, उच्चारण के लिए आपको पता लग जाता है कि क्या वर्ड है और कई बार उसमें दिया भी होता है ब्रैकेट में, या आप आजकल की जो मॉडर्न डिक्शनरीज हैं अगर आप बात करेंगे ऑनलाइन वालों की भी, तो वहां पे ऑप्शन है आपके पास कि कैसे आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। तो उच्चारण में सहायता कहीं ना कहीं मिलती है, नहीं तो लिखा भी होता था जो पुरानी जमाने की डिक्शनरीज होती थी कि इसको ऐसे, उच्चारण इसका ऐसे होगा, ठीक है ना। तो डिक्शनरी उच्चारण में सहायता देती है, ये बात सही है। शब्द संपदा यानी वोकैब में भी हेल्प करेगी, आपके शब्द भंडार को बढ़ाएगी। वर्तनी में सुधार यानी स्पेलिंग में भी इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन एक चीज है, लिखावट में सुधार, आपकी राइटिंग या आपकी लिखावट कैसे सुंदर बनाएगी डिक्शनरी, उसका काम ये थोड़ी है। वो तो वो वाली बुक्स होती थी ना जिनको आप सुलेख करते थे, है ना। तो लिखावट में सुधार सुलेख से होगा, किसी और तरीके से करेंगे आप, लेकिन डिक्शनरी आपकी लिखावट में सुधार नहीं कर सकती, यानी आपकी राइटिंग सुंदर कैसे बनाएगी डिक्शनरी, है ना। तो इसका आंसर जो है वो डी है। जितने भी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी, सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं इसका। एक मिनट रुक जाइएगा, पोल ठीक से जा रहा है भाई, एक मिनट रुको, आप दीजिए आंसर, एक मिनट रुकना। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2, समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है। समग्र भौतिक प्रक्रिया, ये इसको टीपीआर कहते हैं, इंग्लिश पेडागोजी में भी सेम टॉपिक्स ही हैं, सिलेबस आपका सेम ही है दोनों में। टीपीआर बोले तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी फिजिकल रिस्पॉन्स को भौतिक कह रहे हैं। इसमें क्या है, टीचर ने कहा कि इतनी बड़ा एक कुछ था, है ना, या फिर मछली जल की रानी है, यानी टीचर ने कहा जो मैं एक्टिविटी करूं उसी के पीछे आपको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करना है, जो आपको कहा जा रहा है एग्जैक्ट वही चीजें आपको उस निर्देशन के हिसाब से फॉलो करनी है। बात तो सही लग रही है ना। तो टीपीआर में क्या है, विषय अवबोधन में डैश अवबोधन विषय का आधार है, यानी जो समझ पा रहे हैं वो किस बेसिस पे समझ पा रहे हैं, सुन करके समझ पाएंगे या पढ़ करके समझ पाएंगे या बोल करके या लिख करके। तो श्रवण करके, टीचर जो बोलती है उसके पीछे आपको वो एक्टिविटीज रिपीट करनी है पूरी बॉडी से, या जो भी एक्टिविटी कही जा रही है, तो ये सुन करके ही तो आप अवबोधन या पता लगा पा रहे हैं कि क्या कहा है टीचर ने, तो ये लिसनिंग के द्वारा यानी श्रवण के द्वारा। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फिर जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न है, यानी बच्चे किसके लिए, आनंद के लिए, प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो वो किस चीज में संलग्न होंगे, सरसरी दृष्टि से पठन करेंगे, बारीकी से पठन करेंगे, गहनता के साथ पठन करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, बताइएगा एक बार, कोशिश कीजिए इसका जवाब देने की सही तरीके से। सब अपने अपने तरीके से इसका आंसर दे रहे हैं। गहनता के लिए फिर आपकी क्लासरूम में पढ़ाई कराई जाती है, जो सी की तरफ दौड़ लगा रहे हैं कई लोग, गलत आंसर हो गया। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया, मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं इसमें, समझते हैं। अगर हम बात करें, सी कह रहे हैं कितने परसेंट लोग, 44% लोग, और भी देखें बाकी लोग कितने परसेंट क्या दे रहे हैं आंसर, 17% डी दे रहे हैं। देखिएगा, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न है, सरसरी दृष्टि से पठन, ये तो जब आपको बहुत ही तेजी से कुछ कोई वर्ड ढूंढ रहे हैं तब ऐसा करते हैं आप, जब स्कैनिंग का प्रयोग करते हैं। बारीकी से पठन, गहनता के साथ पठन या विस्तार से पठन, तो जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं आनंद के लिए तो आप जितना चाहे पढ़ते जाते हैं। विस्तार के लिए पठन यहां सही उत्तर होगा, ना कि आपका गहनता के साथ पठन। गहनता के साथ पठन जब आपको स्पेसिफिकली कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है क्लास में कि आपको पर्टिकुलरली याद करना है आंसर या वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उस तरफ ज्यादा चलेगा जो कक्षा में होगा। जब आप आनंद के लिए पढ़ रहे हैं तो आप विस्तार पे फोकस करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण, यानी आप मिक्स कर देते हैं जो संकेत हैं उनको आपस में, जब अपनी सुविधा के अनुसार समझने के लिए भाषा को। किन लोगों में देखे जाएंगे? एकल भाषी लोगों में। तो यहां मिश्रण की संभावना ही नहीं है क्योंकि एक ही भाषा है। द्विभाषी में, पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में या गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, तो गणना की तो यहां बात ही नहीं होगी। तो एक ही बात हमारे पास बचती है कि वो बच्चे जिनको दो भाषाएं आती हैं, मान लीजिए मदर टंग हिंदी है, स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, तो कई बार संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण कर देते हैं, दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। जैसे आप लोग चैटिंग करते हैं, है ना, मैं चलना बंद करती हूँ, एक जगह खड़ी रहती हूँ। जैसे आप लोग चैटिंग करते हैं इंटरनेट पे ही हिंदी और इंग्लिश सबका मिश्रण बना करके, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है? भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, यानी बेसिक जो यूनिट है लैंग्वेज की। बताइएगा एक बार, बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज एक तरह से ये पूछा है हमसे। आधारभूत इकाई, साइंस पेडागोजी तो हम नहीं करेंगे, देखो बैच में होगी वो। फिर पैर को क्या हुआ यार रचना? कल उतरते हुए यहीं से मोच आ गई बहुत ही गंदे तरीके से, पैर ऐसे मुड़ गया, फिर बस मजे आ गए। उसके बाद तो सब कर लिया, गर्म पट्टी बांध ली, ये कर लिया, वो कर लिया, फिजियो को दिखा लिया। फिर उसके बाद अब समझ में आया कि हाँ आइस पैक का इस्तेमाल भरपूर हो रहा है और दवाई भी, तो अब आराम है, मतलब मैं खड़े हो पा रही हूँ, अदरवाइज आज दोपहर तक भी स्थिति अच्छी नहीं थी। अब हो जाएंगे नोट्स प्रिंट। जो नए वाले नोट्स आपके साथ शेयर किया ना टेलीग्राम में, वो आप एक बार अब प्रिंट करिएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैं कर दूंगी जल्दी ही, ठीक है। प्रणाम इनविजिबल। चलिए, ये कह रहे हैं 46% लोग, यानी भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई स्वनिम है। इसको हम क्या कह देते हैं? फोनीम कह देते हैं, स्मॉलेस्ट इकाई है ये, ठीक है। आकृति, मॉर्फीम, लेखा क्षेत्र,